हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करेंगे क्या, ये नया चैप्टर हमारा इथिकल एस्पेक्ट्स अंडर जीएसटी। वेरी सिंपल। इनफैक्ट जो हमने बाकी चैप्टर्स में पढ़ लिया, आप देखो कि मेजर पोर्शन क्या है, उसी का रिवीजन है। क्या बताया इस चैप्टर में कि सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अलग अलग तरह जगह हमने देखे जहां जहां सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है, जीएसटी एक्ट में, तो सीए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो काफी सारा पोर्शन आपको लगेगा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब आईसीआई चाहती है, नया चैप्टर डाला क्यों है कि भाई आप ये फॉलो करो। बिल्कुल आपको क्या करना है, इथिक्स जीएसटी में जो है बिल्कुल फॉलो करना ही है लाइफ में। वेरी वेरी क्रूशियल चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। आप सुन रहे होगे आजकल कितने सारे बोगस इनवॉइसेस एंड ये सब कुछ स्कैम वगैरह आ रहे हैं, तो बहुत जरूरी था आईसीआई को ये चैप्टर लेकर के आना आपके लिए और यहाँ पे आपको बताना कि ये चीज फॉलो करना लाइफ में कितनी जरूरी है और हर एक इंसान को करना ही चाहिए। क्या होता है इथिक्स, क्या होते हैं? मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं यार, गाइडिंग बिहेवियर होते हैं यहाँ पे किसी भी पर्सन के लिए। यहाँ पे क्या बताते हैं वो आपको, सही क्या है गलत क्या है, डिसीजन मेकिंग के लिए सही क्या है गलत क्या है वो आपको बताते हैं। ठीक है, इथिक्स यहाँ पे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बढ़ाते हैं, आपका यहाँ पे इवेजन कम करेंगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाएंगे, यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर होगा। बहुत जरूरी है इथिक्स फॉलो करना यहाँ पे जीएसटी में। जीएसटी में बहुत जरूरी है बेटा इथिक्स फॉलो करना। यहाँ पे क्या हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन फेयर, ट्रांसपेरेंट, ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट, सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अनएथिकल प्रैक्टिसेस जैसे मैंने बताया जो मार्केट में चल रही है, जैसे कि आपने सुना होगा बोगस इनवॉइसेस, करोड़ों के बोगस इनवॉइसेस इशू हो रहे हैं, कोई आईटीसी गलत क्लेम कर रहा है यहाँ पे। ये सब चीजों से टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे जो है यहाँ पे गवर्नमेंट का डेफिनेटली इफेक्ट भी होता है और ये बिल्कुल अनफेयर बात भी है। इथिकल बिहेवियर यहाँ पे डिस्प्यूट्स भी कम करेंगे और हेल्प भी करेंगे यहाँ पे क्या, और रोबोस्ट डेवलपमेंट करेंगे यहाँ पे क्या, फोकस टैक्स सिस्टम के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे अच्छे टैक्स सिस्टम के लिए। सो इथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट एग्जाम में पूछेगा नहीं, बट यस इथिक्स क्या होते हैं भाई, सही और गलत के बीच में डिस्टिंग्विश करते आना, आपको सही और गलत के बीच में डिस्टिंग्विश करते आना। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है किस चीज के लिए, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, टैक्स इवेजन, गवर्नमेंट के यहाँ पे क्या टैक्स रेवेन्यू ग्रो करने के लिए। अब यहाँ पे सीएस को कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना पड़ता है, आईसीआई ने जो सेट किए वो आपको बिल्कुल फॉलो करने ही पड़ेंगे। क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है? तीन ही चीजें हैं यार, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। बिल्कुल फॉलो करना है। ऐसे नहीं क्लाइंट ने कोई इन्फॉर्मेशन दी अपन ने किसी और को बता दी, नहीं, आपको इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी फॉलो करना है, बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है। नहीं फॉलो करते हैं तो क्या होता है भाई, यहाँ पे मिसकंडक्ट किसी ने किया तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है उसके अगेंस्ट। सीएस जीएसटी में जैसे आप देख रहे होगे बहुत सारे काम करते हैं सीए। जीएसटी कंप्लायंसेस करते हैं, असिस्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन में, टैक्स स्ट्रक्चरिंग में, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन में और बहुत सारे अलग अलग टास्क में सीएस यहाँ पे हेल्प करते हैं यहाँ पे। ठीक है, टैक्स एडवाइजर है यहाँ पे, मेंटेनिंग एक्यूरेट जीएसटी रिकॉर्ड, ये सब काम करने वाले हो आप सीए बनने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप क्या जानो, आप सारे इथिकल एस्पेक्ट्स आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। जो सीएस के पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है बेटा, जो लोग सीए होल्ड कर सीओपी होल्ड करते हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं, वो जीएसटी अथॉरिटीज के बिफोर भी यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं और वो अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेशन जो हम जीएसटी लॉ में देखते हैं वो सर्टिफिकेशंस भी दे सकते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, सीओपी जो होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन हमने देखा था काफी सारी जगह पे, अलग अलग जगह पे यहाँ पे मैंडेट किए थे सो दैट रेवेन्यू लीकेज ना हो। ठीक है, आपकी साइन के आपका बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आप अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो तो उस पर बिल्कुल यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई हाँ ये सीए का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। सो यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन क्यों दिए गए, ताकि रेवेन्यू लीकेज ना हो। और जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी गई है तो ऑब्वियसली हमें क्या इंश्योर करना चाहिए कि हम इथिकल एस्पेक्ट्स बहुत प्रॉपरली फॉलो करें। The ethical responsibilities of CA during this process involves, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हमको बहुत ड्यू डिलिजेंस से काम करना चाहिए, हमें बहुत ड्यू डिलिजेंस से काम करना चाहिए, आईसीआई के कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करते हुए काम करना चाहिए, सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हुए हमें काम करना है, सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हुए काम करना है। ठीक है, मतलब इंश्योर करना है हमको इंटीग्रिटी और क्वालिटी हमारे प्रोफेशनल कंडक्ट में यहाँ पे बिल्कुल करना ही है। अब ये देखो हमने अलग अलग जो सर्टिफिकेट्स रिपोर्ट्स देखे थे यहाँ पे जो सीए को फर्निश करनी है, ये देखो ये हम ऑलरेडी सब, अब ये जो आपको पोर्शन है ये अलग अलग सर्टिफिकेशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब सीए को क्या करना है इसमें, ये एक बात आती है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो
सर्टिफिकेट रिपोर्ट टू बी फर्निश्ड बाय सीए अंडर द जीएसटी लॉ, ये हमारी बात हुई थी, आपको याद है कि सेक्शन 18 हमने पढ़ा था। सर्टिफिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ आईटीसी क्लेम्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आप ले रहे हो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रहे हो या स्विच कर रहे हो आप किस में, रेगुलर टैक्स पेइंग में, कंपोजिशन से रेगुलर में आ रहे हो, या आप क्या है एग्जेम्प्ट से आपकी सप्लाई टैक्सेबल हो रही है, तो इन केसेस में आपके पास जो यहाँ पे स्टॉक रखा रहता है आप क्या लेते हो, उसका आईटीसी लेते हो, आईटीसी लेते हो। ठीक है, देखो क्या था, एक बार क्विकली रिवाइज भी कर लेंगे। आपको याद है क्या, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आती है और आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया कितने दिन में, विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग रजिस्टर, आपको विद इन 30 डेज ऑफ फ्रॉम द डेट ऑन विच बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में जो भी इनपुट्स आपका स्टॉक में है, सेमी फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स में, आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। किस दिन, जिस दिन भी आपकी लायबिलिटी टू रजिस्ट्रेशन आती है उसके एक दिन पहले जो भी स्टॉक आपके पास रखा हुआ है उसका आप क्या ले सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो, क्योंकि आगे आप उसको बेचने वाले हो, आगे आप उसको बेचने वाले हो, तो आप क्या कर सकते हो भाई, आप उस पर टैक्स तो लगाओगे तो आप उसका क्रेडिट ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी बट आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया, तो जो भी आपके पास इनपुट स्टॉक में, सेमी फिनिश गुड्स में या फिनिश गुड्स में, उसका भी आप क्रेडिट ले सकते हो। तीसरी बात, अगर आप कंपोजिशन से रेगुलर वाले में आ रहे हो, कंपोजिशन से रेगुलर वाले में आ रहे हो, तो जो भी आपका इनपुट स्टॉक में सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स या जो कैपिटल गुड्स है उसका भी आप क्या ले लेते हो, क्रेडिट ले लेते हो। और अगर आपकी एग्जाम से टैक्सेबल सप्लाई होती है उस केस में भी जो भी इनपुट स्टॉक में, सेमी फिनिश गुड्स में या फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक है उसका आप क्या ले लेते हो, क्रेडिट ले लेते हो, क्रेडिट ले लेते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग केसेस में आप क्रेडिट लेते हो। इन सभी केसेस में आपको क्या करना पड़ता है, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपको डिक्लेरेशन करना पड़ता है किसमें, आईटीसी 01 में, आईटीसी 01 में, यहाँ पे कॉमन पोर्टल पे हमने पढ़ा था ये ऑलरेडी, कॉमन पोर्टल पे आप बताओगे कि क्या स्टॉक का आप क्या ले रहे हो, यहाँ पे क्रेडिट ले रहे हो यहाँ पे। ठीक है, और ये डिक्लेरेशन आपको 30 डेज में करना है, विद इन 30 डेज में करना है, एक्सटेंडेबल बाय कमिश्नर या यहाँ पे जीएसटी कमिश्नर, स्टेट जीएसटी कमिश्नर या यूटी जीएसटी कमिश्नर, व्हाटएवर, फ्रॉम द डेट when the registered person becomes eligible to avail ITC। तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना है, आपको ये डिक्लेरेशन देना है, जब भी आप ये आईटीसी लेने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हुए उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये डिक्लेरेशन देना है। अब ये पूरा जो आप जो भी क्रेडिट ले रहे हो, सीजीएसटी का, यूटीजीएसटी का, आईजीएसटी का, व्हाटएवर, सब मिला जुला के आपका अगर 2 लाख से ज्यादा आता है, 2 लाख से ज्यादा आता है, तो हमने क्या पढ़ा था कि एक डिक्लेरेशन लगेगा किसका, सीए का या कॉस्ट अकाउंटेंट का। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट या सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो क्या दे, सर्टिफिकेट दे। अब आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने क्या बताया भाई, ये अब वो ये सब क्रेडिट्स ले रहा है, वो ये सब क्रेडिट्स ले रहा है, तो ये सब का क्रेडिट मिला करके 2 लाख से ज्यादा जा रहा है, तो उस केस में भाई आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, चार्टेड अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू व्हाट, एग्जामिन करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स को। क्यों, क्योंकि आपको प्रोवाइड करना है रीजनेबल एश्योरेंस की जो अमाउंट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है जीएसटी आईटीसी 01 में, जीएसटी आईटीसी 01 में कॉमन पोर्टल पे, वो यहाँ पे एक्यूरेटली ड्रॉ किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट से और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड से यहाँ पे, और आईटीसी यहाँ बरोबर क्लेम किया गया है। बस आपको यही रीजनेबल एश्योरेंस देना है। ठीक है, ये एक एडिशनल बात हमने पढ़ी, क्या, जो सीए को क्या करना है, एग्जामिन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। क्यों, क्योंकि उसको रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना है भाई, किस चीज का, कि जो भी यहाँ पे जीएसटी आईटीसी 01 में आईटीसी बताया वो बिल्कुल एक्यूरेटली ड्रॉ किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट से। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि भाई आईटीसी लेते हैं, परंतु यहाँ पे सर्टिफिकेशन कब रिक्वायर्ड होता है, जब 2 लाख रुपए से ज्यादा का आपका आप आईटीसी ले रहे हो। यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी सब मिला के 2 लाख से ज्यादा है तो सीए का सर्टिफिकेट लगता है। अब सीए का सर्टिफिकेट लगेगा तो सीए को क्या करना है, एग्जामिन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, और रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना है कि भाई ये बिल्कुल एक्यूरेटली ड्रॉ किया गया, दैट्स इट, इतनी सी बात है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट आपको याद है कि हमने वो पढ़ा था एक पॉइंट, सेल, मर्जर, डिमर्जर, यहाँ पे अमलगमेशन, लीज या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होता है तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी विद स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, इट शुड बी विद स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, पढ़ा था हमने ये। बस यही बात है, इसमें भी क्या होता है, सीए का सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। सो क्या था प्रोविजन, फटाक से रिवाइज भी हो जाएगा। सेल, मर्जर, डिमर्जर, अमलगमेशन, ट्रांसफर और चेंज ऑफ ओनरशिप के केस में जो भी आईटीसी आपके पास अनयूटिलाइज्ड बच गया वो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी आईटीसी बच गया रजिस्टर्ड पर्सन के, वो ट्रांसफर कर सकता है नई एंटिटी को। क्या कंडीशन है कि इट शुड बी विद स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी, इट शुड बी विद स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी होना चाहिए। सो रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना है, ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज है यहाँ फर्निश करना है, वो डिटेल्स
किस फॉर्म में, जीएसटी आईटीसी 02 में कॉमन पोर्टल पे, और उसको सबमिट करना है एक सीए का सर्टिफिकेट जो सर्टिफाई करेगा कि ये जो भी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है ये किसके साथ हो रहा है, विद स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी। ये जो भी चेंज हो रहा है इट इज विद स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी, ये सर्टिफिकेट देना है उनको। और अब सीए को क्या करना रहेगा, उसके लिए एग्जामिन करनी पड़ेगी, ये अलग बात, एग्जामिन करनी पड़ेगी क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स टैक्स पेयर के, और प्रोवाइड करना पड़ेगा क्या, रीजनेबल एश्योरेंस की जो भी ये सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, लीज ट्रांसफर हो रहा है इट इज विद स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी। तो वही बात है कि एग्जामिन करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स, और रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना है कि ये जो भी सेल, ट्रांसफर, मर्जर, अमलगमेशन हो रहा है इट इज विद स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी, इट इज विद स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी। सिंपल सी बात है। इसके बाद एक सर्टिफिकेट हमने पढ़ा था कि रिफंड क्लेम अगर 2 लाख से ज्यादा का होता है, 2 लाख से ज्यादा होता है, उस केस में भी सर्टिफिकेशन होता है, सो वो देखेंगे। सो क्या बात है, सर्टिफिकेट दैट इन केस ऑफ रिफंड एक्सीडिंग 2 लाख बाय द एप्लीकेंट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट, देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट, सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है किस केस में 2 लाख से ज्यादा का रिफंड ले रहे हो तो, 2 लाख से ज्यादा का रिफंड ले रहे हो तो। सो सर्टिफिकेट लगता है कि एनेक्सर 2 में, किसमें, जीएसटी आरएफडी 01 में, किसको इशू करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को या कॉस्ट अकाउंटेंट को, टू द इफेक्ट दैट जो भी टैक्स इंटरेस्ट, इंसिडेंस ऑफ टैक्स इंटरेस्ट या एनी अदर अमाउंट जो आपने रिफंड जैसे क्लेम किया हैज नॉट बीन पास टू एनी अदर पर्सन, दैट इज देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। हमने पढ़ा है ये बहुत अच्छे से। इन केस वेयर अमाउंट रिफंड एक्सीड्स 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा होता है उस केस में क्या होता है, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है कि कोई अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है भाई, कोई अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो इस केस में भी सर्टिफिकेट कौन देगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट देगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करना है, मेटिकुलस एग्जामिनेशन करना है भाई, रिफंड का है यहाँ पे सर्टिफिकेशन, मेटिकुलस एग्जामिनेशन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स का जो रिफंड क्लेम को सपोर्ट करते हैं, और उसको रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना है आपको कि जो भी टैक्स इंटरेस्ट जो भी आप क्लेम कर रहे हो वो किसी और पर्सन को पास नहीं किया है, ठीक है, वो किसी और पर्सन को पास नहीं किया, इसका आपको रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना है। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, यहाँ मेटिकुलस एग्जामिनेशन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा कि जो भी ये रिफंड क्लेम मांग रहा है यहाँ पे, टैक्स इंटरेस्ट जो भी है, ये किसी और पर्सन को पास नहीं किया गया, इंसिडेंस किसी और पर्सन को पास नहीं किया, खत्म बात, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी रिवर्स्ड। यहाँ पे आईटीसी का रिवर्सल होता है किस केस में, देखो आप कैंसिलेशन, आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तब आपके आईटीसी का रिवर्सल होता है यहाँ पे, या तो फिर हम अगर बात करें कि हम क्या रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं तब हम आईटीसी का रिवर्सल करते हैं, या तीसरी बात करें हमारी टैक्सेबल से अब एग्जाम सप्लाई बन रही है, एग्जाम सप्लाई बन रही है, तो उस केस में क्या होता है, हमें यहाँ पे आईटीसी का रिवर्सल करना होता है, आईटीसी का रिवर्सल करना होता है। अब ये आईटीसी का रिवर्सल भाई या तो इनवॉइस वैल्यू के बेसिस पे होगा, इनवॉइस वैल्यू के बेसिस पे होगा, बट अगर इनवॉइस ही नहीं है आपके पास, इनवॉइस ही नहीं है तो उस केस में प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे होता है, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे होता है। अब प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस से अगर कर रहे हो, करना है रिवर्सल, तो उस केस में भाई सीए का सर्टिफिकेशन चाहिए, सीए का सर्टिफिकेशन चाहिए। वही बात है, देखेंगे, देखो सेक्शन 29 रिक्वायर्स रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ता है, आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ता है, एक बात। दूसरी बात, रिवर्सल ऑफ आईटीसी जब रजिस्टर्ड पर्सन जिसने आईटीसी अवेल किया है वो कंपोजिशन स्कीम में जा रहा है, या उसकी सप्लाई अब होली एग्जाम बन रही है, पहले टैक्सेबल थी तो उसको क्रेडिट मिल गया था, अब एग्जाम बन रही है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी। ये 3 सिचुएशन में आईटीसी रिवर्सल है आपका, कैंसिलेशन में, जब आप कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो रेगुलर से, और आपका टैक्सेबल से एग्जाम सप्लाई बन रहा है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीसी ऑन इनपुट शुड बी रिवर्स प्रोपोर्शनेटली, जो इनपुट्स पे आईटीसी वो आप कैसे रिवर्स करोगे, इट शुड बी रिवर्स प्रोपोर्शनेटली, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस ऑन विच क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। तो आप रिवर्सल करते हो ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस, ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस, ये तो हमको सबको पता है। बट अगर इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं है, इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं है तो फिर आईटीसी कैसे रिवर्स करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के बेसिस पे आप आईटीसी रिवर्स करोगे। ऑफ सच गुड्स ऑन द डेट ऑफ स्विच ओवर एग्जाम्पशन कैंसिलेशन, इन डेट्स पे जो भी आपका यहाँ पे क्या है, इन डेट्स पे जो भी मार्केट प्राइस है उसके बेसिस पे आप रिवर्स करते हो। प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस किस डेट पे, जिस दिन आप स्विच ओवर कर रहे हो, एग्जाम्पशन में जा रहे हो, या आप कैंसिल कर रहे हो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उस दिन का मार्केट प्राइस लिया जाएगा। द डिटेल्स सो फर्निश्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, उसको क्या करना पड़ेगा, इट शुड बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। सो ये जो भी आप फर्निश कर रहे हो यहाँ पे मार्केट प्राइस के बेसिस पे, ये क्या बात हो रही है भाई, इसको आपको सर्टिफाई ही कराना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लगेगा सीए का या कॉस्ट अकाउंटेंट का,
ठीक है, किस दिन का लेते हैं हम मार्केट प्राइस? जिस दिन हमारे यहाँ हम स्विच ओवर हो रहे हैं कंपोजिशन में, या एग्जेम्प्ट हो रहे हैं हमारे कुछ, या कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उस दिन का प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस लेंगे। बट ये जो भी आप डिटेल फर्निश कर रहे हो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस की, ये क्या होगी भाई? इट शुड बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत जरूरी काम है ये। अब ये जो सर्टिफिकेट इशू करेगा सीए, ये बात आई क्या? अगर जो आप ये सर्टिफिकेट इशू करोगे, ये कैसे करना है? आपको मेटिकुलस एग्जामिनेशन करना है भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का, टैक्स पेयर का, और प्रोवाइड करना है रीजनेबल एश्योरेंस, क्या? जो करेक्टनेस ऑफ द क्वांटम ऑफ द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी रिवर्स। जितना ये अमाउंट ऑफ आईटीसी यहाँ पे ले रहा है, जो अमाउंट ऑफ आईटीसी रिवर्स किया जा रहा है, जो क्वांटम ऑफ आईटीसी रिवर्स किया जा रहा है, उसकी करेक्टनेस आपको क्या करनी है? रीजनेबली एश्योर करनी है। इन केस वेयर टैक्स इनवॉइसेस रिलेटेड टू इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक आर नॉट अवेलेबल, आपके पास टैक्स इनवॉइसेस नहीं है, उस केस में सीए का सर्टिफिकेशन लगेगा। और सीए को क्या? रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना है कि ये जो भी इसने आईटीसी क्लेम किया है ये करेक्ट है, ये जो आईटीसी क्लेम किया है वो करेक्ट है। ठीक है, तो आपको मेटिकुलस एग्जामिनेशन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का, और रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना है किस चीज की? करेक्टनेस ऑफ द क्वांटम ऑफ द अमाउंट ऑफ आईटीसी जो रिवर्स कर रहा है, जो वो रिवर्स कर रहा है। होप इट इज क्लियर। ठीक है, और अब एक काम और आपका है क्या? ऑडिट रिपोर्ट। देखो आपको यहाँ सब अपॉर्चुनिटीज पता चल रही, सीए का क्या क्या काम है। ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 66, यहाँ पे 66 यहाँ पे हमने पढ़ा था ये ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या होता है सेक्शन 66 में? यहाँ पे आपको याद है असेसमेंट एंड ऑडिट वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है ये हमने ऑलरेडी। क्या बात है? सेक्शन 66 प्रोवाइड्स दैट अगर कोई भी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी में, इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, अदर प्रोसीडिंग में कोई भी जो ऑफिसर है नॉट बिलो असिस्टेंट कमिश्नर, उनको क्या लगता है? नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस के केस में लगता है, और इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के कारण लगता है क्या? कि भाई वैल्यू बरोबर डिक्लेयर नहीं की गई है, या क्रेडिट नॉर्मल लिमिट्स में नहीं है, क्रेडिट नॉर्मल लिमिट्स में नहीं है। क्या बात हो रही है यहाँ पे? कभी भी कोई स्क्रूटनी वगैरह चल रहा है, यहाँ पे आपका इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, प्रोसीडिंग्स चल रही है, उस बीच में कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसी को लगता है कि भाई नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस के चक्कर में और इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए उसे लगता है कि वैल्यू बरोबर नहीं डिटरमाइन की गई है, यहाँ पे करेक्टली डिक्लेयर नहीं गई है, वैल्यू गुड्स की या सर्विस के बरोबर डिक्लेयर नहीं की गई है, करेक्टली डिक्लेयर नहीं की गई है, और क्रेडिट नॉर्मल लिमिट्स में नहीं लग रहा है, क्रेडिट नॉर्मल लिमिट्स में नहीं लग रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे भाई? वो अप्रूवल लेंगे यहाँ पे कमिश्नर का, और क्या करेंगे? रजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ पे अकाउंट्स जो है वो रिकॉर्ड कर, यहाँ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो है वो एग्जामिन कराएंगे, ऑडिट करवाएंगे। किससे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट अकाउंटेंट से, जो भी नॉमिनेट करेगा कमिश्नर इस बिहाफ में, जो भी नॉमिनेट करेगा। इसे क्या बोलते हैं? स्पेशल ऑडिट करवा रहे हैं। जब उनको लग रहा है वैल्यू करेक्टली यहाँ पे डिक्लेयर्ड नहीं है या क्रेडिट नॉर्मल लिमिट्स में नहीं है, तो यहाँ पे कमिश्नर क्या कर सकता है? अप्रूव कर सकता है। किस चीज के लिए? स्पेशल ऑडिट के लिए। और स्पेशल ऑडिट कौन कंडक्ट करता है? सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट, सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी प्रोविजन पूरी बात हुई है। यहाँ पे नीचे हम देखेंगे कि भाई सीए को यहाँ पे क्या करना है, ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में कवर किया है यहाँ पे। सो कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करना है? सबमिट करना है रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट। कितने दिनों में? यहाँ पे 90 डेज के अंदर अंदर, 90 डेज के अंदर अंदर उसको क्या करना है? रिपोर्ट सबमिट करना है। यहाँ पे ये 90 डेज का पीरियड फर्दर 90 डेज के लिए क्या हो सकता है? एक्सटेंड हो सकता है। अगर एप्लीकेशन करी यहाँ पे किसने? रजिस्टर्ड पर्सन ने या सीए ने, और कोई मटेरियल या सफिशिएंट रीजन है, या कोई मटेरियल या सफिशिएंट रीजन है, तो ये 90 डेज का पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। सो स्पेशल ऑडिट का पीरियड क्या है? वैसे तो 90 डेज है, पर इट इज फर्दर एक्सटेंडेबल बाय 90 डेज। जो एक्सपेंसेस है यहाँ पे एक्सपेंसेस है, यहाँ पे ऑडिट से रिलेटेड जो भी रेम्यूनरेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, कॉस्ट अकाउंटेंट की, कौन डिटरमाइन करता है? वो कमिश्नर डिटरमाइन करेगा। वो जो डिटरमाइन करेगा वो फाइनल होगा, बात खत्म। वो जो डिटरमाइन करेगा वो फाइनल होगा। यहाँ पे ऑडिट जैसे ही हुआ, वो ऑडिट के फाइंडिंग्स किसको बता दी जाएगी? रजिस्टर्ड पर्सन को बता दी जाएगी। उसको बता दिया जाएगा भाई इतना प्रपोज टैक्स है, इंटरेस्ट है, अदर लाइबिलिटीज है, और उसको बोल दिया जाएगा कि आप भाई आओ डिस्चार्ज कर दो, लाइबिलिटी पे कर दो, टैक्स इंटरेस्ट जो भी आ रहा है। अब उसने अगर पे कर दिया तो कोई फर्दर एक्शन नहीं है। जो भी हमने यहाँ पे प्रपोज किया उसने पे कर दिया तो कोई फर्दर एक्शन नहीं है। परंतु उसने नहीं पे किया यहाँ पे, तो फिर उस केस में क्या किया जाएगा? अथॉरिटीज इनिशिएट करेगी, यहाँ पे प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगी। किसमें? यहाँ पे 73-74 में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो पड़ी हुई थी बात। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसे अप्रोच करना है स्पेशल ऑडिट। शॉर्ट नोट आ सकता है इसमें, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसे अप्रोच करना है स्पेशल ऑडिट, ध्यान से पढ़ेंगे। Chartered accountant must approach special audit with unbiased and impartial mindset. Unbiased, impartial mindset से आपको ऑडिट अप्रोच करना है। फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, वहां पे कुछ इन्फ्लुएंस अपने बनाना नहीं, ठीक है, कुछ वहां पे गड़बड़ करना नहीं। क्या?
वहां पे क्या, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे यू शुड बी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए आपका। दूसरा है वहां पे, दिस इंश्योर्स दैट ऑडिट फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन फैक्चुअल एविडेंस, जो फैक्ट्स है उनके बेसिस पे आपकी ऑडिट फाइंडिंग्स है, और आपके प्रोफेशनल जजमेंट पे है। दो चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्या जो फैक्ट्स है, वहां पे आप जा रहे हो ऑडिट चेकिंग कर रहे हो, तब जो फैक्चुअल एविडेंसेस है आप उसके बेसिस पे काम कर रहे हो, और आपने जो पढ़ा है, आपका जो प्रोफेशनल जजमेंट है, उसके बेसिस पे आपकी ऑडिट फाइंडिंग्स है, रादर देन पर्सनल बायसेस। ठीक है, पर्सनल बायसेस नहीं होने चाहिए। ही शुड फर्स्ट गो थ्रू द टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रोवाइडेड बाय जीएसटी अथॉरिटीज। आपको जीएसटी अथॉरिटीज टर्म्स ऑफ रेफरेंस देंगे, आपको कैसे कैसे ऑडिट करना है, आपको उससे गो थ्रू करना चाहिए सबसे पहले, जो जीएसटी अथॉरिटीज ने दिए, टू अंडरस्टैंड द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल ऑडिट। भाई जीएसटी अथॉरिटीज आपसे क्यों स्पेशल ऑडिट करवाना चाह रही है, आपका एक्सपर्टाइज है सब्जेक्ट में, आपसे स्पेशल ऑडिट कराने जा रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्कोप ऑब्जेक्टिव्स वो जो देंगे वो आपको पढ़ लेने, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस सारे पढ़ लेने, उसके बेसिस पे आपको आपका ऑडिट करना है, उसके बेसिस पे ऑडिट करना है। ठीक है, कहीं भी ऑडिट पे जाओ तो सबसे पहले हमें स्कोप ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही चाहिए। इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, स्पेसिफिक एरिया एंड टैक्स पीरियड टू बी ऑडिटेड। भाई किस साल का ऑडिट करना है, कौन कौन से एरियाज ऑडिट करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का। भाई आप एक्सपर्ट हो इसलिए आपको अपॉइंट किया गया है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, आपको ये सब कुछ पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको रिव्यू करने सारे डॉक्यूमेंट्स, हम जाते हैं ऑडिट तब करते ही हैं, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनवॉइसेस, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हमको प्रोवाइड करता है टैक्स पेयर, और हमें इंश्योर करना है कि जो हमारी ऑडिट फाइंडिंग्स है वो किसके बेसिस पे बेस्ड है, एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन पे। दिस इंश्योर्स, ये क्या इंश्योर करता है कि जो हमारी ऑडिट फाइंडिंग्स है वो किसके बेसिस पे बेस्ड है, एक्यूरेट रिलायबल इंफॉर्मेशन के बेस पे। आपको स्टेप्स लेने टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, मिटिगेट करना है उसे, दैट में अराइज ड्यूरिंग द स्पेशल ऑडिट। दिस इंक्लूड्स रिफ्रेनिंग फ्रॉम engaging in any activities or relationship that could compromise their objectivity or independence। ठीक है, सो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे रिलेशनशिप एक्टिविटीज में बिल्कुल एंगेज नहीं होना है जिससे आपकी ऑब्जेक्टिविटी या इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो। यहाँ पे इफ a conflict of interest arise it should be promptly disclosed to relevant parties। ठीक है, कुछ भी conflict of interest है तो आपको बिल्कुल यहाँ पे डिस्क्लोज कर देना है। तो ठीक है, ये क्या बात है, सीए को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, स्पेशल ऑडिट कर रहे हैं उस टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पे बिल्कुल अनबायस्ड इंपार्शियल माइंडसेट से ऑडिट करना है यहाँ पे, और आपको फैक्चुअल एविडेंस एंड प्रोफेशनल जजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फैक्चुअल एविडेंस एंड प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे ही आपको ऑडिट करना है। स्कोप ऑब्जेक्टिव समझते हुए ऑडिट करो, देखो क्या एरिया ऑडिट करवाने हैं, कौन से पीरियड का ऑडिट कराने हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनवॉइसेस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है टैक्स पेयर, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ऑडिट करना रहेगा, ताकि आपके ऑडिट क्या है, एक्यूरेट रहे और आप रिलायबल यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहे आपकी। और आपको आइडेंटिफाई और मिटिगेट करना है कोई भी क्या पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और आपको नहीं इंगेज होना है ऐसी एक्टिविटीज और रिलेशनशिप में जो आपकी ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करे, बिल्कुल याद रखना है ये बात। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अराइज होता है तो आपको क्या करना है, प्रॉम्प्टली डिस्क्लोज करना है रेलेवेंट पार्टीज को। ठीक है, तो ये बात हुई स्पेशल ऑडिट करते टाइम आपको क्या चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे ये तो बात हुई बेटा अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेशंस वगैरह जो है यहाँ पे जीएसटी लॉ में दिए हैं। इसके अलावा भी जब हम फॉर एग्जांपल जीएसटी अथॉरिटीज के पास जाते हैं, डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, तब हमारे बहुत सारे अटेस्टेशन होते हैं, या हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जुडिशियल फोरम्स में यहाँ पे जब भी हम जाते हैं तो उस टाइम पे सीए के दिए हुए बहुत सारे अटेस्टेशन क्या किए जाते हैं, रिलाई किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली यू शुड फॉलो ऑल द एथिकल प्रैक्टिसेस। आपको बहुत अच्छे से मेटिकुलस एग्जामिनेशन के बाद में यहाँ पे क्या करना है, कोई भी अटेस्टेशन या सर्टिफिकेशन देने हैं। सो apart from above specific roles in GST law for chartered accountants, there may be specific scenarios जहां पे attested document certificate जो भी CA इशू कर रहा है उसे रिलाई किया जा रहा है। कोई भी प्रोसीडिंग्स में टैक्स अथॉरिटीज जुडिशियल फोरम्स के द्वारा एज अ जनरल प्रैक्टिस व्हाइल डीलिंग विद जीएसटी लॉ रिलेटेड डिस्प्यूट्स, तो इन सभी पॉइंट टाइम पे हमें क्या करना है, बहुत ही मेटिकुलस एग्जामिनेशन के बाद में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है, अथॉरिटीज को यहाँ पे सबमिट करना है, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो ये क्या बात हुई, इथिक्स अंडर जीएसटी। बेटा छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब छोटा सा चैप्टर है परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इंस्टीट्यूट चाहता है कि क्या करें, आप बिल्कुल इथिक्स फॉलो करें जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हम प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, तो क्या करना है, हमें बिल्कुल यहाँ पे इथिक्स फॉलो करना है। एंड हियर वी कंप्लीट दिस पार्ट बेटा, एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।